दिनेश ठाकुर और आज हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है टर्मिनोलॉजी। तो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में भी टर्मिनोलॉजी का एक पार्ट बनाया है। हम अल्फ़ाबेट की सीरीज के हिसाब से चल रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में ए से रिलेटेड सभी वर्ड्स का देखा कि माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन से टर्म किससे रिलेटेड होते हैं। अब हम देखेंगे बी अल्फ़ाबेट से कि बी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं माइक्रोबायोलॉजी में वो किससे रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले है बेसिलस। अब मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि बेसिलस कैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। अब जो ये बेसिलस क्या है, बेसिलस एक बैक्टीरिया है। ठीक है, अब बेसिलस जब बैक्टीरिया है तो वो किस शेप में होंगे, रॉड शेप में होते हैं। बैक्टीरिया कैसे होते हैं, रॉड शेप में होते हैं, रॉड शेप के जैसे होते हैं। अब रॉड शेप कैसे, ये ऐसे, ये हो गए आपके रॉड शेप या कैप्सूल के जैसे भी, इसे कैप्सूल शेप भी बोलते हैं। तो कैप्सूल कैसे, कैप्सूल ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं, बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं और ये कैसे शेप में होते हैं, रॉड शेप में होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में बेसिलस का हमने देखा था, कोकाई का भी मतलब फोकस का मैंने बताया था। फोकस कैसा होता है, राउंड शेप का होता है। अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन बेसिलस कैसा होता है, रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, ये कौन सा बैक्टीरिया है, बेसिलस बैक्टीरिया है। अब हमारा सेकंड क्या है, बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, इसके पहले मैंने आपको बता दिया है कि बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत हम किसकी स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। और इसके जो फादर है वो कौन है, रॉबर्ट कोच है। तो इसमें क्या दिया है, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं हम, बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हमारा थर्ड आगे है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड। ठीक है, क्या है, द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड। कहना चाहिए कि ब्लड में, ठीक है, ब्लड में क्या प्रेजेंस है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है, वो किसके अंतर्गत आते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं उसे। ठीक है, अगर ब्लड के अंतर्गत या ब्लड में अगर आपको बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया या बैक्टीरिया बोलेंगे। ठीक है, अगर ब्लड में बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो ही उसे बैक्टीरिया बोलेंगे। ठीक है, ब्लड में बैक्टीरिया मतलब ब्लड में बैक्टीरिया यदि प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा, बैक्टीरिया कहलाएगा। मतलब जहाँ भी बैक्टीरिया आए तो समझ जाओ कि ब्लड में क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है। ये टर्म माइक्रोबायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे ये टर्म अगर आपको कहीं मिले तो आप समझ जाओ कि ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, फिर उसके बाद में है बैक्टीरियोसाइड। ठीक है, क्या है, बैक्टीरियोसाइड। बैक्टीरियोसाइड में क्या दिया है, ए सब्सटेंस और केमिकल विच किल्स बैक्टीरिया। ठीक है, ए सब्सटेंस और केमिकल विच किल्स बैक्टीरिया। ए सब्सटेंस मतलब ऐसा पदार्थ और केमिकल मतलब एक ऐसा सब्सटेंस और रसायन या केमिकल जो क्या कर रहा है, विच किल्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को क्या कर रहा है, किल कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, बैक्टीरियोसाइड है। ठीक है, जहां बैक्टीरियोसाइड आया तो समझ जाना कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है या ऐसा पदार्थ है या रसायन है जो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को किल कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये बैक्टीरिया को किल कर रहा है। अब हम आगे देखेंगे कि बैक्टीरियोसाइड है। अब जैसे सब्सटेंस है या फिर जैसे मान लो आपको कोई केमिकल यूज कर रहा है और बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो वो कौन सी टर्मिनोलॉजी कहलाएगी, बैक्टीरियोसाइड कहलाएगी। बैक्टीरियोसाइड में क्या करते हैं हम कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है या फिर एक ऐसा केमिकल जो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को किल कर रहा है, वो क्या होगा, बैक्टीरियोसाइड। फिर हमारा नेक्स्ट है ब्लिस्टर। ब्लिस्टर दिया है, ए स्मॉल स्वेलिंग इन द स्किन
है, क्या दिया है ब्लिस्टर में, ए स्मॉल स्वेलिंग इन द स्किन filled with serum। अब ब्लिस्टर क्या दिया कि ए स्मॉल स्वेलिंग मतलब छोटी सूजन, ठीक है, छोटी सी सूजन, किसमें, filled with serum, द स्किन filled with serum, सीरम से भरी स्किन में यदि छोटी सी स्वेलिंग है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, ब्लिस्टर। जहां भी ब्लिस्टर टर्म आया तो समझ जाओ कि सीरम, स्किन से भरी जो सीरम है, स्किन में जो सीरम है उसमें थोड़ी सी क्या आ गई है, स्मॉल स्वेलिंग आ गई है, या कहना चाहिए छोटी स्वेलिंग आ गई है, छोटी सूजन आ गई है, तो वो कहलाएगा हमारा क्या, ब्लिस्टर। ठीक है, क्या कहलाएगा, ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का पूरा मीनिंग क्या निकलेगा कि ए स्मॉल स्वेलिंग द स्किन filled with सीरम, मतलब कि सीरम से भरी स्किन में, सीरम के साथ स्किन में क्या आ गई है, स्मॉल स्वेलिंग आ गई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्लिस्टर कहेंगे। ठीक, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है बोवाइन। बोवाइन किससे रिलेटेड है, एसोसिएटेड विथ कैटल, मतलब कि बोवाइन में एसोसिएटेड, उल्लेख, किसका उल्लेख मिल रहा है, कैटल। कैटल का होता है मवेशिया, ठीक है, मवेशियों का उल्लेख किसमें मिल रहा है, बोवाइन में। जहां भी बोवाइन वर्ड आया तो समझ जाओ कि किससे रिलेटेड है, कैटल से रिलेटेड है। इसमें हम किसका उल्लेख मिल रहा है, कैटल का, ठीक है, एसोसिएटेड विथ कैटल, मवेशियों का उल्लेख किसमें मिल रहा है, बोवाइन में मिल रहा है। तो ये हमारे बी वाले अभी खत्म नहीं हुए हैं, थोड़े से और बचे हुए हैं, ठीक है, फिर हम उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अब हम अल्फाबेट सीरीज में सी का देखेंगे कि सी में कौन कौन से वर्ड हैं जो अब हमारे माइक्रोबायोलॉजी में टर्म आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैंने लिखा है फोकस। मैंने अब फोकस का आपको बताया है, ठीक है, अब फोकस का तो मैंने आपको बता ही दिया है। कैसा होता है फोकस, राउंड शेप में होता है। कैसा होता है, ऐसे राउंड शेप में होते हैं ये बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ दिया है द राउंड स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। कैसे होते हैं ये, राउंड स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ये गोल आकार के बैक्टीरिया होते हैं। कौन, फोकस, ठीक है। फोकस बैक्टीरिया कैसे होते हैं, राउंड शेप्ड होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फोकस। ये है कैरियर, वन हू हार्बर्स अ पैथोजन, वन हू हार्बर्स अ पैथोजन without showing any symptoms of the disease, ठीक है। क्या दिया है, वन हू हार्बर्स अ पैथोजन विदाउट शोइंग एनी सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। तो बीमारी के लक्षण, कोई भी बीमारी के लक्षण, एनी सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, कोई भी बीमारी के लक्षण या कोई भी डिसीज के सिम्टम्स, वन हू हार्बर्स, एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति, या पैथोजन विदाउट शोइंग, मतलब कि कहना चाहिए कि अपनी हार्बर्स अ पैथोजन, एक व्यक्ति जो अपनी सहानुभूति के बिना, मतलब किसी की उसको सहानुभूति भी नहीं है, उसी के बिना वो क्या कर रहा है, अपनी बीमारी के सिम्टम्स दिखा रहा है। मतलब कि कुछ लोग होते हैं अपनी बीमारी से छुपाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसने किसी को डिसीज हुई तो उसे छुपाया नहीं, उसे किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो उसने क्या किया कि वन हू हार्बर्स अ पैथोजन, ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी के सहानुभूति के, शोइंग एनी सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, कोई भी बीमारी के लक्षण या सिम्टम्स शो कर रहा है, दिखा रहा है,
वो किसके अंतर्गत आएगा? कैरियर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके बाद है सेल। सेल वर्ड्स का यूज सबसे पहले कौन से पर्सन ने किया है? भाई ये तो मैंने आपको बताया था ना कि एक ऐसे पर्सन है, पहले पर्सन कौन है? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने किस वर्ड का यूज किया? सेल वर्ड का यूज किया। किसने? रॉबर्ट हुक ने। अब उसकी डेफिनेशन क्या है? सेल इज द फंक्शनल स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि जीवित जीव। फंक्शनल क्या होगा? कार्यात्मक। स्ट्रक्चरल क्या होगा? संरचनात्मक। बेसिक क्या है उसका? आधार। ठीक है, और क्या दिया है? सेल, कोशिका, मतलब कि शरीर की, या कहना चाहिए बॉडी की वह फंक्शनल और स्ट्रक्चरल सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट है जो क्या है? ये मतलब जीवित जीव की क्या है? फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और बेसिक यूनिट है। कौन? सेल। ठीक है, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, बेसिक यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये क्या है? फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और बेसिक यूनिट है। कौन? सेल। और सेल वर्ड का सबसे पहले यूज करने वाले पर्सन कौन है? रॉबर्ट हुक है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेल लाइन के बारे में। एन इन विट्रो कल्चर ऑफ सेल ऑफ नॉन ऑरिजिन, मतलब कि जो सेल है, ठीक है, जो सेल है उसे किस नाम से जानते हैं? कल्चर ऑफ सेल। सेल का कल्चर किसके थ्रू होता है? इन विट्रो। इन विट्रो के थ्रू किसका कल्चर किया जाता है? सेल का कल्चर किया जाता है। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? सेल लाइन के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अगर आपको कोई डाउट भी रहे तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कल्चर के बारे में कि कल्चर के अंतर्गत क्या होता है, उसमें कल्चर मीडिया क्या होता है ना? ये सब टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता भी होनी चाहिए, है ना? और मैं आपको बहुत ही इजीली मतलब कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आए, है ना? क्योंकि अगर आपका पूरा इंग्लिश में है, अगर आप उसको अच्छे से समझोगे तो आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप देखें, एक बार देखोगे समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार देखोगे थोड़ा समझ में आएगा। जब अगर आप बार बार देखोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैं तो इतना इजीली समझा रहा हूँ कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है? कल्चर। कल्चर द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या है? द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या दिया है कल्चर में कि द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उनकी ग्रोथ या उनकी वृद्धि किसके द्वारा होती है? किसके थ्रू होती है? कल्चर के थ्रू। यदि जब तक उसका कल्चर नहीं किया जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कैसे करेंगे, है ना? तो जहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की बात आती है तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर करना होता है। ठीक है, उसके बाद दिया है कि कल्चर मीडिया। अब कल्चर मीडिया कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्यों करते हैं? कल्चर मीडिया द मीडियम और मटेरियल यूज्ड टू ग्रो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लेबोरेटरी। अब क्या किया जाता है कि जो, फिर से देख लो एक बार, द मीडियम और मटेरियल यूज्ड टू ग्रो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लेबोरेटरी। अब लेबोरेटरी में क्या किया जाता है? लेबोरेटरी में जो
ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करा सके। कल्चर मीडियम में क्या किया जाता है कि एक ऐसा मीडियम या मटेरियल का यूज किया जाता है जो क्या कर सके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करा सके। इसमें लेबोरेटरी में अब जब उनकी ग्रोथ करवाना है तो उन्हें कुछ और भी तो प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। अब क्या प्रोवाइड करवाना है, इट प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या क्या है, इट प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स। अब हमें यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाना है तो उसके लिए हमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑल न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड करवाना होगा लेबोरेटरी में, तभी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेंगे, है ना। टू रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब उन्हें ऑल मतलब सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं, प्राप्त होते हैं, तो एक प्रॉपर तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है, कल्चर मीडिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराने के लिए ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से लेबोरेटरी में रिक्वायर्ड होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर सकते ना। आप कल्चर मीडिया कैसे तैयार करोगे? इसलिए इसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स में अपना कहना चाहिए कि पेप्टोन होता है, मीट एक्सट्रैक्ट होता है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट होता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं, डिस्टिल वाटर होता है। इस टाइप से मतलब उसके कहना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स हम जब उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। कल्चर में क्या है, कल्चर किससे रिलेटेड है कि इसमें सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन कल्चर मीडिया में क्या दिया है कि भाई अगर आपको लेबोरेटरी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवानी है तो उसके लिए ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से लेबोरेटरी में रहना चाहिए। तब अगर आप उसको ऑल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाओगे तभी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करेंगे, है ना। तो ये हुआ हमारा कल्चर और कल्चर मीडिया। अब हम आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे साइटोपैथिक इफेक्ट। साइटो का क्या होता है, साइटो मीन्स होता है सेल, पैथिक पैथोलॉजी से रिलेटेड है, और इफेक्ट मतलब असर होना। ठीक है, तो साइटोपैथिक इफेक्ट के बारे में हम देखेंगे। व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द टिश्यू कल्चर, ठीक है, व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द टिश्यू कल्चर, व्हेन जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म टिश्यू कल्चर पर क्या करने लगते हैं, ग्रोथ करने लगते हैं। ठीक है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म टिश्यू कल्चर पर क्या करने लग जाते हैं, ग्रोथ करने लग जाते हैं, तब क्या होता है, दे प्रोड्यूसेस, ठीक है, उत्पन्न होना, दे प्रोड्यूसेस सम degenerative changes occurring on tissue culture। ठीक है, क्या दिया है, दे प्रोड्यूसेस सम degenerative changes occurring on tissue culture। वे प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूसेस करते हैं, उनमें मतलब कुछ डिजेनरेटिव अपक्षयी चेंजेस मतलब परिवर्तन, तो उन्होंने उनमें कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस क्या करते हैं, पैदा करते हैं, प्रोड्यूसेस करते हैं। किसमें, टिश्यू कल्चर में। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, डिजेनरेटिव चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं। जब टिश्यू कल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करने लगते हैं तो उसमें क्या होता है, डिजेनरेटिव चेंजेस होता है, या डिजेनरेटिव चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं। किसमें, टिश्यू कल्चर में। These changes are known as साइटोपैथिक इफेक्ट। तो जो चेंजेस हो रहे हैं, डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं टिश्यू कल्चर में, तो वही चेंजेस को किस नाम से जाना जाता है, साइटोपैथिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म टिश्यू कल्चर पर ग्रोथ करने लगते हैं तो टिश्यू कल्चर में डिजेनरेटिव चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं। अब जब डिजेनरेटिव चेंजेस या अपक्षय परिवर्तन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, साइटोपैथिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे साइटोप्लाज्मिक। अब ये साइटोप्लाज्मिक क्या होता है हम वो देखेंगे। कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म विद इन द सेल, सेल के साथ
सेल में जो सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। ये हमारी सेल हो गई, सेल के अंदर क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है। सेल के अंदर क्या होता है, ये देखो, ये इसके अंदर जो होता है ये क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है। तो सेल के साथ में जो साइटोप्लाज्म होता है वो कंटिन्यूअस मूवमेंट करता है, ठीक है। किसके साथ में, सेल के साथ में साइटोप्लाज्म होता है, वो कंटिन्यूअस मूवमेंट करता है, which results in constant distribution of intracellular contents। आप जो अंदर साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस टाइप से उसके ऑर्गेनेल होते हैं जो इंट्रासेलुलर कंटेंट्स, मतलब कि जो अंदर की ओर सामग्री होती है वो क्या हो रही है कि वो परिणाम देती है, रिजल्ट देती है, साइटोप्लाज्म का रिजल्ट परिणाम देती है, कौन, साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, और सेल का साइटोप्लाज्म के अंदर एक छोटा सा, साइटोप्लाज्म के अंदर एक छोटा सा क्या होता है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है। ये सेल हो गई, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसमें क्या होता है, डीएनए आरएनए होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्मिक। अब हम इसके आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे क्लोन के बारे में, ये क्लोन होता क्या है, ठीक है। तो क्लोन हम देखेंगे, मास ऑफ सेल्स, मास ऑफ सेल्स मतलब होता है सेल का द्रव्यमान, या मास ऑफ सेल का द्रव्यमान, डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल सेल, डिराइव्ड मींस रिसीव करना या प्राप्त करना, फ्रॉम सिंगल सेल, सिंगल सेल मतलब एकल कोशिका या एक सेल से क्या करना, सेल का द्रव्यमान प्राप्त करना, किसके अंतर्गत आएगा, क्लोन के अंतर्गत आएगा। क्लोन क्या है, मास ऑफ सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल सेल, मतलब कि सिंगल सेल से सेल का क्या डिराइव करना है हमें, मास, द्रव्यमान रिसीव करना है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, क्लोन के अंतर्गत आता है। उसके बाद है कॉलोनी। कॉलोनी क्या है, ए मैक्रोस्कोपिक विजिबल ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन कल्चर मीडिया, ठीक है। क्या क्या है, ए मैक्रोस्कोपिक विजिबल ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन कल्चर मीडिया। अब क्या देखना है कि मैक्रोस्कोपिक मतलब दृष्टिगोचर, देखना कि कल्चर मीडिया में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो विजिबल तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं, तो हम उस पर क्या करेंगे, दृष्टिगोचर करेंगे, मैक्रोस्कोपिक करेंगे कि जो इसमें कल्चर मीडिया में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो विजिबल तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं। अब जब वो ग्रोथ कर रहे हैं तो क्या देंगे, रिजल्ट फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म। सिंगल ऑर्गेनिज्म का मतलब कि परिणाम क्या निकलेगा कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है, तो वो उसका परिणाम देगा किसके बाद, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, ग्रोथ करने के बाद में हमें सिंगल ऑर्गेनिज्म का क्या मिलता है, रिजल्ट्स मिलता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे क्रॉनिक। क्रॉनिक होता है एक इन्फेक्शन होता है, एक डिसीज होती है जो तुरंत पता नहीं चलती है, बाद में पता चलती है, धीरे धीरे जब हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड कर देती है तब हमें पता चलती है। तो हम उसी के बारे में देखेंगे। क्रॉनिक, स्लोली डेवलपिंग और लॉन्ग पीरियड ऑफ इन्फेक्शन। क्रॉनिक, ठीक है, स्लोली डेवलपिंग और लॉन्ग पीरियड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि क्रॉनिक एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बॉडी में बहुत ही धीरे धीरे डेवलप होती है। क्रॉनिक जो डिसीज है वो हमारी बॉडी में क्या होती है, स्लोली डेवलप होती है, मतलब धीरे धीरे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैलाने का काम करती है। कौन, क्रॉनिक। लॉन्ग पीरियड मतलब लंबे समय से, लॉन्ग पीरियड मतलब लंबे समय से ये हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे डेवलप होती है। कौन सी डिसीज, क्रॉनिक, ठीक है। लॉन्ग पीरियड लंबे समय से ये हमारी बॉडी में धीरे धीरे क्या कर रही है, इन्फेक्शन फैला रही है, ठीक है। उसके बाद यह है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है,
सेल, पहले सेल होती है, सेल के अंदर फिर क्या होती है, सेल वॉल होती है जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, तो ये क्या होती है, द रिजिड एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। मतलब कि जो साइटोप्लाज्म होता है ना, इसके अंदर सेल के अंदर जो होता है, ये हमारी सेल हो गई, उसके बाद में ये होती है उसकी क्या, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के अंदर फिर ये क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, फिर यहाँ पर उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है। तो ये तो हमारी हो गई है सेल। अब ये क्या है, हमारी सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो जो सेल वॉल है वो क्या है, एक्सटर्नल कवरिंग साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म को कौन कवर कर रही है, सेल वॉल कवर कर रही है। और ये क्या होती है, बहुत ही साइटोप्लाज्मिक झिल्ली जो होती है वो बहुत ही, मतलब सेल वॉल जो होती है वो बहुत कठोर भित्ति वाली होती है ना, बहुत कठोर होती है ये। ठीक है, रिजिड एक्सटर्नल बाहरी आवरण से ढकती है किसको, साइटोप्लाज्म को। ठीक है, ये सेल वॉल होती है हमारी। द रिजिड एक्सटर्नल कवरिंग, बाहरी आवरण होता है, कठोर आवरण होता है जो किसको कवरिंग करने का काम करती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को कवर करने का वर्क करती है कौन, सेल वॉल। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कम्युनिकेबल के बारे में या कम्युनिकेशन के बारे में कि क्या होता है। बोलचाल की भाषा जिसको बोलते हैं, कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कैपेबल ऑफ बीइंग मतलब कि जैसे मान लो कि एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति अपने विचार ट्रांसमिटेड क्या करेगा, मतलब स्थानांतरित करेगा, वो कुछ बोलेगा तो उसके बोले हुए शब्द अनदर पर्सन तक जाएंगे। तो उसे समझने की क्षमता क्या होगी हमारी, कम्युनिकेबल। उसे समझने की क्षमता क्या होगी, कम्युनिकेबल होगी। कि जैसे वन पर्सन टू अनदर, मतलब कि जब एक पर्सन बोलेगा तो उसके बोले हुए शब्द ट्रांसमिटेड होंगे अनदर पर्सन को। ठीक है, ट्रांसमिटेड मतलब स्थानांतरित होंगे अनदर पर्सन को। कि फिर जब उसने जो शब्द बोले हैं वो सामने वाले को उसके अंदर वो क्षमता है समझने की या नहीं है, वो इसके अंतर्गत आता है, कम्युनिकेबल के अंतर्गत आता है। आगे कैप्सूल, कैप्सूल है एन एनवेलप और कोटिंग आउटसाइड सेल वॉल ऑफ सम बैक्टीरिया एंड फंजी। एन एनवेलप और कोटिंग आउटसाइड सेल वॉल ऑफ सम बैक्टीरिया एंड फंजी। अब जो बैक्टीरिया और फंजी है, तो बैक्टीरिया और फंजी की जो सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल को आउटसाइड मतलब बाहर की ओर से कोटिंग करने का काम, मतलब एक लिफाफे की तरह काम कौन करता है, कैप्सूल। क्या करता है, ये सेल वॉल को कोटिंग करने का काम करता है, वर्क करता है कौन, कैप्सूल। किसकी, कुछ बैक्टीरिया और फंजी की जो सेल वॉल होती है उसको आउटसाइड से कवरिंग या कोटिंग करने का वर्क किसका है, कैप्सूल। जो बाहरी उसको बाहर से कवर कर रहा है वो क्या कहलाता है, कैप्सूल कहलाता है। फिर है कैप्सिड। अभी कैप्सिड क्या होता है, प्रोटीन कोड डिपेंडेंट द जीनोम ऑफ वायरस। मतलब कि जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन कोड होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, वायरस के जीनोम पर, विषाणु के जीनोम पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, कैप्सिड किस पर डिपेंड करता है, जो प्रोटीन कोड होता है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वायरस के जीनोम पर डिपेंड करता है, तो वो क्या कहलाता है, कैप्सिड कहलाता है। फिर है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का क्या वर्क होता है, थर्ड लाइन स्ट्रक्चर, मतलब कि थर्ड मतलब धागे जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, धागे के समान इसका स्ट्रक्चर होता है इन द न्यूक्लियस। और ये किसमें होता है, न्यूक्लियस में होता है ऑफ सेल विच कंटेन्स जीन्स कैरिंग। अब जो कंटेंट्स होता है, जो सामग्री होती है उसे कैरी करने का वर्क सेल के अंदर, जो न्यूक्लियस कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, थर्ड लाइन स्ट्रक्चर, मतलब कि
धागे के समान या थर्ड लाइक एक स्ट्रक्चर, धागे के समान स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो क्या करता है जीन्स को कैरी करने का काम करता है। इसमें सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, थर्ड लाइक मतलब धागे के समान जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम है, वो किसको कैरिंग करने का वर्क करता है, जीन्स को कैरिंग करने का वर्क करता है, कौन, क्रोमोसोम। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे कॉमेंशन के बारे में कि कॉमेंशन होता क्या है। ठीक है, कॉमेंशन एक ऐसा है कि जिसमें अगर कोई होस्ट है या कोई ऐसा पेशेंट है जिसे कोई बीमारी है या कोई डिसीज है, तो उसे कहना चाहिए कि क्लिनिक तक पहुंचाने के लिए जो अदर पर्सन जो रिस्क ले रहा है वो उसमें ये नहीं देखेगा कि भाई अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो मैं इसकी डिसीज मुझे भी हो सकती है, उसमें वो किसी प्रकार का हानि या लाभ नहीं देखता है ना, प्रॉफिट या लॉस नहीं देखता है, वो उसकी हेल्प करता है। तो हमें वही कमेंशन के बारे में देखना है। ए रिलेशनशिप इन विच वन मेंबर इज डिराइविंग नॉरिशमेंट फ्रॉम अ होस्ट, मतलब एक होस्ट है और उसका मान लो कि किसी से मतलब रिलेशन तो नहीं है लेकिन एक मेंबर है ना, तो वो क्या करेगा कि उस मतलब कि बिना मतलब कि उसको लेके जाएगा कहाँ, एक क्लिनिक तक पहुंचाने का वर्क करेगा, उसके बीच में भले रिलेशन नहीं है लेकिन वो फिर भी उसकी हेल्प कर रहा है। तो इन विच वन मेंबर, एक मेंबर, एक कहना चाहिए एक व्यक्ति जिससे एक रिश्ता होता है, एक रिश्ता मतलब व्युत्पन्न होता है, नॉरिशमेंट होता है, तो क्या करता है कि विदाउट कॉजिंग एनी हार्म और बेनिफिट टू होस्ट, मतलब कि वो साथ में ये नहीं देखेगा कि उसे कोई डिसीज कॉज कर जाएगी, है ना, तो वो उसमें किसी प्रकार का हार्म और बेनिफिट मतलब कि कोई हानि या लाभ नहीं देखता है, वो उसकी हेल्प के लिए आगे आता है कि नहीं मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, तो वो एक रिश्ता बन जाता है या रिश्ता उत्पन्न हो जाता है, नॉरिशमेंट हो जाता है। तो वही होता है हमारा कॉमेंशन के बारे में। अब हम देखेंगे क्लिनिकल डिसीज के बारे में। क्लिनिकल डिसीज है हमारी ए टाइप ऑफ डिसीज इन विच ए पर्सन नीड टू गो क्लिनिक। ठीक है, एक प्रकार की ए टाइप ऑफ डिसीज मतलब कि ये एक प्रकार की डिसीज होती है जो इन विच अ पर्सन नीड टू गो क्लिनिक, मतलब कि अगर मान लो किसी पर्सन को कोई डिसीज हुई है, एक प्रकार की डिसीज हुई है, तो उसे वो कहाँ जाएगा, क्लिनिक जाएगा, क्योंकि जब तक वो क्लिनिक जाएगा नहीं तो उसकी डिसीज का डायग्नोसिस कैसे होगा, वो ठीक कैसे होगा। तो अगर किसी पर्सन को कोई डिसीज होती है तो उसे कहाँ जाना चाहिए, नीड टू गो क्लिनिक, मतलब उसे कहाँ जाना चाहिए, क्लिनिक जाना चाहिए। और द वे बाय व्हिच द डिसीज शो इटसेल्फ इन द पेशेंट, अब जो पेशेंट होता है तो इटसेल्फ मतलब उसे स्वयं को उसकी डिसीज दिखने लगती है, उसको मतलब खुद को एहसास होता है कि हाँ मुझे ये बीमारी है और मुझे इस डिसीज का ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, क्लिनिक जाना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर वो क्लिनिक नहीं गया तो हो सकता है कि वो उसकी डेथ भी हो जाए, है ना, क्योंकि डिसीज का होना भले कोई भी डिसीज हो, छोटी हो या बड़ी हो, यदि अगर टाइम पे उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाए तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। इसीलिए एक पर्सन या किसी पेशेंट को जब कोई डिसीज होती है तो उसे उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए फटाक से कहाँ जाना चाहिए, क्लिनिक जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो क्लिनिक जाएगा नहीं तो उसे वो डिसीज से छुटकारा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फ्रेश सीरम एंड नेसेसरी फॉर completion of some processes। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ सब्सटेंस मतलब कि पदार्थों का समूह, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस मतलब कि पदार्थों का समूह प्रेजेंट इन फ्रेश सीरम, कि जो हमने जो ब्लड को हमने जब तुरंत सेंट्रीफ्यूज किया है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सीरम है वो फ्रेश सीरम है, एंड नेसेसरी फॉर कंप्लीशन ऑफ सम प्रोसेसेस, जो कुछ प्रोसेसेस के लिए क्या होता है, बहुत जरूरी होता है, क्या, फ्रेश सीरम। ठीक है, जो पदार्थों का समूह है उनमें प्रेजेंट क्या प्रेजेंट है, फ्रेश सीरम प्रेजेंट है, वो नेसेसरी फॉर कंप्लीशन ऑफ सम प्रोसेसेस, तो जो सीरम जो हमारा फ्रेश सीरम है वो कुछ प्रोसेसेस के लिए बहुत जरूरी है, कॉम्प्लीशन के लिए बहुत जरूरी है, लाइसिस मतलब टूटना। तो जब एंटीबॉडीज में इंटरेक्शन होगा, ठीक है, दैट रिजल्ट फ्रॉम एंटीबॉडी इंटरेक्शंस, जब एंटीबॉडी में इंटरेक्शन होगा तो
वो टूटेगा और जब टूटने के बाद में वो क्या देता है, रिजल्ट देता है। ठीक है, वही आता है किसके अंतर्गत, कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत। जब एंटीबॉडी में इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होने के बाद ही वो क्या देता है, रिजल्ट देता है। फिर है कैटालाइज। कैटालाइज क्या है, एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स हाइड्रोजन पर ऑक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स हाइड्रोजन पर ऑक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। अब जो एंजाइम है, अब एक एंजाइम है तो वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को, ठीक है, जो एंजाइम है वो हाइड्रोजन पर एंजाइम क्या कर रहा है, जो एंजाइम है वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को वाटर और या वाटर एंड ऑक्सीजन या वाटर और ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। कौन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड किसको कन्वर्ट कर रहा है, वाटर एंड ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर रहा है। फिर उसके बाद में है हमारा नेक्स्ट कोगुलेस। कोगुलेस क्या है, एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजेनिक स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है वो पैथोजेनिक स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई क्या है, ये एक बैक्टीरिया है जो पैथोजेनिक मतलब डिसीज दैट कॉजेज द कोगुलेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। तो जो पैथोजेनिक स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, ब्लड प्लाज्मा में डिसीज कॉज कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा, कोगुलेस कहलाएगा। कि जब ब्लड प्लाज्मा में स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया डिसीज कॉज करेगा तो वो किसके अंतर्गत आएगा, कोगुलेस के अंतर्गत आता है। अब हमारा एक बचा हुआ है लास्ट, हम उसे देख लेते हैं। ठीक है, कीमोथेरेपी। अब हम देखेंगे कीमोथेरेपी। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कीमोथेरेपी के बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। कीमोथेरेपी क्या है कि द ट्रीटमेंट ऑफ ए डिसीज बाय द यूज ऑफ केमिकल। अब हम इसमें जो डिसीज हुई है ना, तो डिसीज को खत्म करने के लिए, एंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसमें केमिकल का यूज करते हैं। तो हम केमिकल का यूज करके उस डिसीज का क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि यदि कोई पेशेंट कैंसर से पीड़ित है तो कैंसर से पीड़ित हुए व्यक्ति को यदि कीमोथेरेपी दी जाती है तो कैंसर की जो सेल्स होती है वो किल हो जाती है ना, और उसे दोबारा कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। तो यही है हमारी कीमोथेरेपी कि कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट किसके द्वारा, मतलब कीमोथेरेपी कब दी जाती है, अगर कोई डिसीज है तो डिसीज का ट्रीटमेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसमें केमिकल का यूज करते हैं। तो हमारा ये वाला वीडियो यही कंप्लीट होता है, और आपको जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।